हेलो फ्रेंड्स। बच्चों, हाफ ईयरली से पहले मैंने आपका बहुत सा सिलेबस करा दिया है, जिसमें व्याकरण कंप्लीट करा दिया, क्षितिज में से वर्क करा दिया था और गद्य क्षितिज के गद्य पद्य दोनों में से करा दिया। अब बच्चों ने ये कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, उन्हें मैं कंप्लीट कराती हूँ। तो ये चैप्टर है कृतिका का, और कृतिका का थर्ड चैप्टर है, जो क्योंकि फर्स्ट चैप्टर छुड़वा दिया, उसके बाद सेकेंड चैप्टर था मेरे संग की औरतें, और ये थर्ड चैप्टर है रीढ़ की हड्डी, जिसका टॉपिक है रीढ़ की हड्डी, और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। जगदीश चंद्र माथुर, जिनका जन्म 1917 से लेके 1978 तक वो जीवित रहे, यानी 1917 में जन्म हुआ और 1978 में उनका स्वर्गवास हो गया। बच्चों, 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। उस कस्बे का नाम था खुर्जा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, सॉरी इधर ही हमारे क्षेत्र में ही आता है खुर्जा। तो खुर्जा में उनका जन्म हुआ था। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कब? 1970। उनके कोमल मन पर विश्व युद्ध की घटनाओं का प्रभाव पड़ा, अतः उनके जीवन पर दो विश्व युद्धों का प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उनकी रचनाओं में युद्ध का प्रसंग विभिन्न रूपों में प्रस्तुत होता रहा है। युद्ध से उत्पन्न विनाश ने मानव के भीतर पुनर्निर्माण की भावना को जगाया है। माथुर जी ने अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ICS किया था, यानी उन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की थी। सन 1941 में माथुर जी ने बिहार में शिक्षा सचिव के रूप में सरकारी नौकरी आरंभ की। उन दिनों भारत गुलाम था, यानी उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अतएव नौकरी में आने पर उन्होंने अनुभव किया कि वे शोषकों की श्रेणी में शामिल, शोषकों में मीन्स जो विदेशी राजा हैं, वो बेवजह किसी का सताना, कम पैसे में काम करना, ये शोषित करना था, शोषित की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। 1955 से 1962 के बीच माथुर जी दिल्ली में आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। आकाशवाणी, पहले रेडियो पे आकाशवाणी कार्यक्रम आता था, रेडियो से प्रसारित होता था, तो वहाँ से कार्यक्रम रेडियो प्रकाशित होते थे, वो है आकाशवाणी। तो वहाँ महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। हृदयगति रुक जाने से 14 मई 1978 को उनका स्वर्गवास हो गया। तो बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। उनका जन्म 1917 में उत्तर प्रदेश के खुर्जा नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। बचपन में से ही उनकी रुचि नाटकों में थी, यानी नाटक उन्हें बहुत पसंद थे। इसी कारण वो अपने स्कूल में जो भी फंक्शंस होते थे, जो भी उत्सव होते, कार्यक्रम होते थे, उनमें वह सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेते थे। यानी किसी भी नाटक पर या कोई भी ऐसा जो उन्हें मिलता अच्छा लगता था उत्सव कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में वो भाग लेते थे। उसके साथ साथ ही वो नाटकों में अभिनय करते थे, यानी रोल प्राप्त करते थे, पात्र बनते थे, और नाटकों का लेखन भी करते थे, नाटक लिखते भी थे। बच्चों, उनकी प्रमुख कृतियां, उनकी रचनाएं, जैसे माधुर जी ने अनेक नाटक और एकांकी लिखे। उन्होंने नाटक भी लिखे, एकांकी भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने संपादन और नाट्यलोचन के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उनकी रचनाएं कौन सी हैं? नाटक कौन कौन से हैं? कोणार्क सन 1951 में प्रकाशित हुआ, शारदिया 1960 में, पहला राजा 1969 यानी 1669 में, दशरथ नंदन 1974 1974 और रघुकुल रीति 1974 में। ये उनके नाटक हैं। कौन कौन से नाटक हैं? कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन और रघुकुल रीति। ये जगदीश चंद्र माथुर के प्रमुख नाटक हैं। एकांकी में भोर का तारा, ये एकांकी संग्रह है भोर का तारा। इसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। इसी प्रकार ओ मेरे सपने भी एकांकी संग्रह है, इसका प्रकाशन 1953 में हुआ। यानी उनकी भोर का तारा और दूसरी उनकी एकांकी है ओ मेरे सपने, ये दोनों उनकी एकांकी हैं। लेखक ने प्राचीन भाषा का नाटक संग्रह भी का संपादन भी किया।
तो बच्चों जगदीश चंद्र माथुर की नाटकों में विविधता देखने को मिलती है, यानी उन्होंने नाटक अधिक लिखे हैं। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी व नाटक भी लिखे। उनकी व्यंग प्रधान एकांकी चर्चित है, यानी जो एकांकी हैं उन एकांकियों में उन्होंने व्यंग किया है। जैसे ये जो एकांकी है रीढ़ की हड्डी, ये भी एक व्यंग रचना है। तो बच्चों अब इसे मैं रीड कराती हूँ, ध्यान दीजिए। बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी। आप सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थोड़ी सी मैं इसकी रूपरेखा आपको बता दे रही हूँ। रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक व्यंग एकांकी है, यानी समाज को लेकर, समाज में क्या क्या होता है, समाज पर उन्होंने व्यंग किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सीधा उन लोगों पर प्रहार किया है जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं, यानी जो लोग लड़के लड़कियों में भेद करते हैं, इस एकांकी के माध्यम से उन लोगों पर व्यंग किया है। रीढ़ की हड्डी में जगदीश चंद्र माथुर ने, यानी लेखक ने, उस स्थिति को बताने की कोशिश की है कि जब लड़कियां पढ़ लिख कर सक्षम हो जाती हैं और उनमें आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, लेकिन फिर भी समाज के कुछ दकियानूसी, कुछ अंधविश्वास करने वाले दकियानूसी लोग होते हैं, वो लड़कियों की सफलता को नहीं समझ पाते, यानी लड़कियों की सफलता से वे दुखी हो जाते हैं। तो यही इस एकांकी में दिखाया गया है। एकांकी में जिससे उमा, अब इसमें पात्र कौन कौन है? इस एकांकी में पात्र हैं जिनके बारे में ये बताया गया है। उमा की मां प्रेमा है, उमा के पिता रामस्वरूप, और दूसरी ओर शंकर जो उमा की तरह ही उमा का सहपाठी भी है, और उसके पिता हैं गोपाल प्रसाद। यानी इसमें प्रमुख पात्र हैं उमा, प्रमुख पात्र तो उमा है, उसके साथ साथ उमा की मां प्रेमा, उसके पिता रामस्वरूप, दूसरी ओर शंकर, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद, और इसमें एक पात्र और है, उमा के घर का जो सेवक है रतन, वो है इसमें। इन सब पात्रों में सबसे अधिक प्रभावशाली पात्र उमा है। बच्चों, उमा यद्यपि एकांकी के अंतिम भाग में हमारे सामने उपस्थित होती है, पर एक बार मंच पर जाने के बाद वह अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ देती है। महिला पात्रों के माध्यम से समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी, जकड़ी हुई मानसिकता पर चोट करते हुए स्त्रियों की शिक्षा से उत्पन्न उनके साहस और आत्मबल को प्रदर्शित करती है। यानी उमा ही इस एकांकी के इर्द गिर्द घूमती है, इस एकांकी चारों ओर घूमती है। तो उमा का किस प्रकार का रोल है वो इसमें दिखाया गया है। देखिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है, यानी एकांकी शुरू होती है, जो नाटक की तरह ही एकांकी होती है। एकांकी शुरू होती है और उसमें उसकी रूपरेखा बताई गई है, उसकी जो प्रस्तावना है उसमें बताया गया है, जो मंचन होगा एकांकी का उसमें बताया गया है कि जब आरंभ होती है, बिगिनिंग होती है, तो उसमें मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ उम्र के अर्थात न अधिक बुजुर्ग हैं और ना ही युवा हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है, जो मैंने आपको बताया था, उनका नौकर है रतन। तो यानी जो उमा के घर का कमरा है वो साधारण सा, जैसे मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं उसी तरीके का उनका कमरा है। और कमरे में दरवाजा है, दरवाजे यानी वो तख्त को उलट पलट कर, यानी इधर उधर वो कमरे को सेट कर रही हैं। बाबू, अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस उधर। यानी वो अपने जो उनका सेवक है उससे कह रहे हैं, अरे भाई धीरे धीरे चल और तख्त को उधर मोड़ दे। नौकर, बिछा दूं साहब? अब वो पूछता है अपने मालिक से, किससे? उमा के पिता से, रामस्वरूप जी से पूछता है कि क्या साहब मैं बिछा दूं? बाबू जरा तेज आवाज में, यानी वो ऊंची आवाज में बोलते हैं, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? यानी वो उस पर झुंझला जाते हैं, झुंझलाते हुए कहते हैं कि इसे बिछाएगा नहीं तो और क्या करेगा? जब अकल बट रही थी क्या तू सबसे पीछे था? इस तरीके से वो झुंझला कर उससे कहते हैं कि बिछाएगा नहीं तो और क्या करेगा? नौकर, तख्त बिछाता ही, यानी तख्त बिछाता हुआ वो थोड़ा सा उसमें
हीन भावना है तो थोड़ा सा झेपता हुआ ही करते, यानी दांत निकालने लगता है। बाबू, वही नौकर, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। बाबू कौन? उमा के पिता। हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कलसों से नहाता था लोटों की तरह। अब वो अपने जमाने की बात कर रहे हैं। कौन? उमा के पिता रामस्वरूप अपने जमाने की बात करते हुए कहते हैं, कलसों से नहाता। कलसा घड़े के समान ही एक बर्तन होता है, पीतल का, स्टील का या फिर तांबे का। पहले कलश होते थे लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। कौन? नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, यानी कलर गंदुमी कहते हैं, जैसे हम लोग गेहुआ रंग के देते हैं उसी तरीके से का रंग है, और छोटा कद है। चेहरे पर और आवाज से जाहिर होता है कि वो किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली याद। बाबू साहब, कौन? रामस्वरूप, दोनों तरफ देखने लगते हैं। किसे देखते हैं? वो जो उमा के पिता हैं वो उमा को भी देखते हैं और उमा की माँ को भी देखते हैं। अब इसमें ये इसके बारे में बताऊंगी कि ये क्या हो रहा है कि मेहमानों के आने की तैयारी हो रही है। घर के मुखिया कौन है? रामस्वरूप जी। रामस्वरूप जी घर के मुखिया हैं और वह मुखिया होने के नाते अपनी बैठक के कमरे, जो ड्राइंग रूम है, उसको सजाने संवारने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी बेटी उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आने वाले हैं। इसलिए वो तख्त को सही कर रहे हैं, उस पर तख्त के पर बिछाई जाने वाली चादर दरी ठीक करते हैं। और नौकर कुछ ऊंचा सुनता है तो इसलिए वो कुछ और सुन लेता है, यानी वो कहते हैं कि चादर लेके आओ, लेकिन वो उनका नौकर कुछ कम सुनाई देता है उसे, इसलिए वो धोती सुन लेता है, जिसके कारण घर में, यानी प्रेमा और वो घर में हंसने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी सभी हंसने लगते हैं क्योंकि वो धोती मांगने लगता है। इसमें आगे और है। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में, यानी वो धोती लाने के लिए उन्होंने दरी मंगाई थी, वो धोती लाने के लिए कहता है, इसलिए वो यहाँ हंसी का माहौल हो जाता है। रामस्वरूप, धोती? आप रामस्वरूप प्रश्नवाचक उनसे प्रश्न करते हैं, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए, यानी वो समझ रही है कि उन्होंने धोती मंगाई है, इसलिए वो आई है और पूछ रही है कि अभी तो आपने धोती बदली है, अब फिर किस लिए? रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। उन्होंने उस नौकर की ओर इशारा करके किया कि यही तो कह रहा था कि धोती मंगा रहे हैं। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? यानी रामस्वरूप झुंझला जाते हैं। क्यों झुंझला जाते हैं? कि उन्होंने दरी मंगाई थी और वो धोती लेके आता है, और धोती लेके आने के लिए इसलिए वो उससे डांटते हुए कहते हैं कि क्या तेरे कान बंद थे? डांट लगी का मतलब तेरे कान बंद थे, जो तूने क्या सुना, मैंने क्या मंगाया था, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। अब प्रेमा, जो उमा की माँ है, वो उससे कहती है कि अब तू जा और पूजा वाली कोठरी में से धुली हुई चादर उठा के लिया। रतन, और दरी? प्रेमा, अब वो कहता है कि दरी भी? प्रेमा कहती है दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी है, वो इशारा करके उसे बताती हैं। रामस्वरूप दरी उठाते हैं, वो दरी को उठाते हैं और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। यानी वो उमा के कमरे से उनके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं? हारमोनियम और सितार, वो दोनों उठवाकर वो बैठक में रखने के लिए मंगाती हैं। रतन जाता है और पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं, यानी वो मेहमान आने वाले थे इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो वहाँ उस दरी को बिछाते हैं। अब आप आगे देखिए, ये देखो इसमें कुछ वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं। तख्त जानते ही आप, अग्र समझ होती है, पसीना बहाना, परिश्रम करना, कसरत, व्यायाम, गुंदुमी रंग, गेहुआ रंग, जो मैंने आपको बताया था, जाहिर करना, प्रकट करना, ज्ञात करना, भीगी बिल्ली बनना, ये एक मुहावरा है, भीगी बिल्ली, जो दीनहीन बना हुआ है। आगे चलते हैं बच्चों, देखो इसमें ये सार भी दिया हुआ है। इन पंक्तियों में लेखक माधुर अधेड़ उम्र के व्यक्ति रामस्वरूप और उनके नौकर के बारे में बता रहे हैं कि नौकर बताई गई बात को ध्यान से नहीं सुनता है और जो कुछ उसे करने के लिए कहा जाए वह उसका उल्टा ही करता है और इसीलिए उसे बार बार डांट खानी पड़ती है। अब बाबू रामस्वरूप ने उसे बिस्तर पर बिछाने के लिए चादरें लाने के लिए कहते हैं तो वह अंदर जाकर धोतियां मांगने लगता है, यानी इसका ये सार ये दिया गया है।
अब आगे चलते हैं बच्चों। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। अब प्रेमा उनके पास है क्योंकि नतन चला गया है दरी लेने, चादर लेने के लिए। तो प्रेमा कहती है, किससे? रामस्वरूप से, अपने पति से कहती है कि लेकिन तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। कौन? उमा के लिए कहती है, वो उमा तो मुंह फुलाए हुए बैठी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। यानी वो झुंझलाते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम किस मर्ज की दवा हो। जैसे तैसे तो एक लड़का हाथ आया, यानी उनका कहने का मतलब ये है कि जैसे तैसे एक लड़का समझ में आया जो जिससे उमा का रिश्ता होने वाला है, इसलिए वो कहते हैं कि अगर ये भी हाथ से चला गया तो फिर मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। स्त्री सुबोधनी एक किताब होती थी पहले, स्त्री जो घर में लेडीज महिलाएं होती थी वो पढ़ती थी, पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। यानी ये जो उमा की माँ है प्रेमा, वो भी परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उमा तैयार नहीं हो रही है। इसलिए वो कहती हैं कि ऐसी पढ़ाई से क्या फ़ायदा, जो पढ़ाई किसी के काम की नहीं। पहली पढ़ाई अच्छी थी, जो थोड़ा बहुत सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, और इतना पढ़ना सीख लिया कि थोड़ी बहुत किताबें पढ़ ली, बस इतना ही काफ़ी था। और आजकल की तो BA MA भी कुछ समझ में नहीं आती। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? अब वो पूछते हैं कि ग्रामोफोन बाजा होता है ना, वो प्रश्न करते हैं उनसे। प्रेमा, क्यों? अब प्रेमा कहती है क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो। अब रामस्वरूप उसे बताते हैं कि ग्रामोफोन क्या होता है। दो तरह का होता है ग्रामोफोन। कैसा? एक तो आदमी का बनाया हुआ, एक बार चलाकर चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ। रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। यानी उन्होंने ये व्यंग किया है। दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, परमात्मा का बनाया हुआ कौन है? मनुष्य। स्त्री और पुरुष परमात्मा के बनाए हुए हैं कि जो एक बार बोलते हैं तो फिर बोलते ही जाते हैं। तो ये यहाँ पर रामस्वरूप ने उसके ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर व्यंग किया है। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठटोली ही सूझती रहती है। यानी जब वो कहते हैं कि ग्रामोफोन अपनी पत्नी को बताते हैं यहाँ पर, तो वो कहते हैं, तो उनकी पत्नी जो प्रेमा है वो कहती हैं कि हटो भी, हंसी ठिठोली ही सूझती रहती है। यानी वो कुछ हंसमुख स्वभाव के हैं जो कहती हैं, तो इसलिए वो उनसे कहने लगती हैं कि तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। अब वो कह रही है, उन पर व्यंग करते हुए वो भी कह रही है कि आप तो हंसी ठिठोली कर रही हैं, मजाक कर रही हैं। आपसे ये नहीं होता कि आप जाके अपनी बेटी को समझाएं और उससे कहें कि वो जरा संभल के तैयार हो जाए। अब उन लोगों के आने में, यानी जो लड़के वाले आने वाले हैं, उनके आने में ज़्यादा देर नहीं है। रामस्वरूप, तो हुआ क्या? अब वो फिर पूछते हैं, तो क्या हुआ, क्या बात है ऐसी? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जंग की नफरत है। नफरत मीन्स घृणा। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। यानी वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है। वो कहती हैं क्योंकि रामस्वरूप ने कहा था कि बेटी को जरा सजा संभाल के लाना, लेकिन जब प्रेमा बता रही है कि मैंने तो उसके सामने पाउडर वाउडर रख दिया, यानी उसके लिए जो सौंदर्य प्रसाधन थे वो सारे रख दिए, लेकिन वो है कि वो किसी की सुनती ही नहीं है। अब वो इसलिए परेशान है कि वो उनकी बात नहीं मानती है, उन चीज़ों से, यानी जो सौंदर्य प्रसाधन उनसे वो नफरत करती है, उनसे घृणा करती है। और जब उन्होंने उससे सजने संवरने के लिए कहा तो वो मुंह बिस्तर में करके लेट जाती है। तो उसकी शिकायत वो रामस्वरूप से करती है। रामस्वरूप बोले, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अब यहाँ फिर व्यंग है। रामस्वरूप ने फिर कहा कि ये हमारी लड़की पता नहीं कैसी है। आजकल की लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि इतना पाउडर, उनका कहने का मतलब था कि इतना क्रीम पाउडर लगाती हैं कि उनके ही खरीदने से इसका सौंदर्य प्रसाधन का की जो कंपनियां हैं वो चलती हैं। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते। लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो
अब वो फिर शिकायत कहने लगी, किससे? अपने पति से कहने लगी उमा की माँ कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की को इतना मत पढ़ाओ, लेकिन आप नहीं माने, अब आप ही संभालो, मैं नहीं जानती, अब आप ही जानो क्या करोगे। रामस्वरूप बात काट कर, यानी रामस्वरूप बीच में ही उनकी बात काटते हैं, कहते हैं चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, यानी उन्हें लगा कि कोई आ रहा है इसलिए वो दरवाजे की तरफ झांकते हैं। तो मैं कतई अपनी जबान पर काबू नहीं रहे। वो उसे उमा की माँ को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं कर सकती हो। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा। जिक्र मीन्स किसी बात को बताना, किसी के बारे में कहना, और ढंग से और तरीके से होगा। मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो यानी सब कुछ बता देती हो, साफ साफ कह देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। अब वो यहाँ कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही मना किया कि ज़्यादा मत बोला करो, लेकिन तुम बहुत बोलती हो, और मैंने जिन चीज़ों के लिए मना किया है कि तुम उन चीज़ों को मत बताओ, और मुझे लगता है कि उनके आने से पहले ही तुम सारी बातें बता दोगी। यानी जो रामस्वरूप कुछ बातों को छुपा रहे थे उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि मुझे नहीं पता कि तुम अब उनके आने से पहले क्या करोगे। इतना ही कराते हैं बच्चों। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको डीपली बता देती हूँ। उमा की माँ प्रेमा बताती है कि बेटी तो मुंह फुलाई पड़ी है और उसका यह सारा दोष पढ़ाई लिखाई पर डाल देती है। वह कहती हैं कि इससे तो हमारा जमाना अच्छा था जब लड़कियां कम पढ़ती लिखती थी। अब प्रेमा बताती है कि वो पाउडर तक नहीं लगाती। इस पर रामस्वरूप कहते हैं कि बिना पाउडर के तो अच्छी लगती है, नहीं दिखेगी या अच्छी लगती है। रामस्वरूप बताते हैं कि वैसे तो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। अब किसके बारे में बताते हैं? उनके बारे में, लड़के वालों के बारे में बताते हैं कि वैसे तो वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे के साथ साथ उनका बेटा भी पढ़ा लिखा है, वो पेशे से वकील हैं। आगे आने वाली जो होगी इसके बारे में बताएंगे। तो बच्चों इसमें इतना ही बताएंगे आज हम कि अब वो लड़की आपस में, दोनों माता पिता यानी उमा और उमा के पिता आपस में बातें कर रहे हैं, और वो उमा अपनी बेटी के बारे में कह रही है कि वो मेरी सुनती ही नहीं है, वो तैयार नहीं हो रही है, पाउडर भी नहीं लगा, मैंने उसके सामने सारे सौंदर्य प्रसाधन रख दिए। और उमा के पिता कहते हैं कि फिर क्या करोगी तुम? और जब उमा की माँ कहती हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसे पढ़ाओ लिखाओ मत, तो लेकिन आप नहीं माने थे। तो इस बात को लेकर रामस्वरूप भी उनसे कहने लगते हैं कि कभी उन लोगों ने सुन लिया तुम्हारी जबान से तो पता नहीं क्या होगा। जैसे तैसे ये लड़का मिला है, यानी वो उनसे कहने का मतलब ये है कि तुम शांत रहो, कम बोलो, क्योंकि यदि अगर ज़्यादा बोलोगी और उन लोगों ने पहले से ही कुछ सुन लिया तो कहीं ये रिश्ता हाथ से ना चला जाए। तो इसके बारे में वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। बच्चों अब आगे का जो चैप्टर है, आगे जो इसकी रीडिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। ओके बच्चों।